नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जी हाँ, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और अध्याय 2 हमने शुरू किया था और वहां पर 4 ह्यूमन सिस्टम हमने कंप्लीट किए थे। पांचवा अपने चल रहा है उत्सर्जन तंत्र और इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने उत्सर्जन क्या होता है इसकी परिभाषा पढ़ी थी, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा था कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका जो डायग्राम है वो कैसा होता है और उसके प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं। तो उसी क्रम में पार्ट 2 में आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख उत्सर्जी अंगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहला है वो है वृक्क, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ठीक है, देखिए वृक्क, सबसे पहली बात तो ये समझना है आपको कि हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, यानी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक जोड़ी वृक्क यानी एक जोड़ी किडनी होती है। अब होती कहां है, तो उदर गुहा में। उदर गुहा का मतलब ये चीज यहां से लेकर यहां तक, उदर गुहा में पीछे की ओर, आमाशय के नीचे, मेरुदंड के दोनों ओर। समझ में आई चीज। मान लीजिए ये उदर गुहा है, ठीक है, ये अपना क्या है, आमाशय। आमाशय के नीचे मेरुदंड के दोनों ओर, यानी अगर आपको पूछे कि वृक्क कितने होते हैं तो 2। कौन कौन सी, राइट हैंड का यानी दायां वृक्क और बायां वृक्क। ठीक है, अब चलिए सामान्य सी जानकारी के पश्चात ये कैसा है, कैसा दिखता है, कहां होता है, थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यह उदर गुहा में आमाशय के नीचे मेरुदंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात यह सेम के बीज के समान तथा गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम गहरे ब्राउन कलर के। ठीक है, इसके पश्चात वृक्क का बाहरी हिस्सा वल्कुट या कॉर्टेक्स तथा आंतरिक हिस्सा मध्यांश या मेड्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यांश या मेड्यूला। उसके पश्चात वृक्क के मध्य में एक खांच पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है, रक्तवाहिनियां, मूत्रवाहिनी आदि इसी हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। वृक्क में प्रवेश
करती है। ठीक है, ये किडनी की सामान्य सी जानकारी। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग, जैसा कि ये चित्र बना हुआ है, आपको पूरी इसकी डिटेल, इसकी पूरी संरचना यहां समझा दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके पश्चात हम लोग इसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ले लीजिए। चलिए अब देखिए, एक बार थोड़ी सी इसकी संरचना को समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, वृक्क का बाहरी हिस्सा वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। तो देखिए ये वृक्क का बाहरी हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, वल्कुट, या इसका ही दूसरा नाम क्या है, कॉर्टेक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्टेक्स। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तथा आंतरिक हिस्सा मध्यांश या मेडुला कहलाता है। आंतरिक हिस्सा क्या कहलाता है, मध्यांश या मेडुला। ये जो हिस्सा है, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से, ये हिस्सा क्या कहलाता है, मध्यांश, या इसी को क्या कहते हैं, मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। फिर वृक्क के मध्य में एक खांच पाई जाती है जिसको हाइलम कहते हैं। ये देखिए, ये वृक्क की एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये बीच में ये जो जगह है, इसको क्या कहते हैं, हाइलम। इसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, और इस हाइलम का काम क्या है, तो देखिए रक्त वाहिनियां, मूत्र वाहिनी आदि इसी हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। देखिए एक ये वाहिनी, एक ये, तीनों कहां से होकर जा रही है, इस खांच में से होकर वृक्क में जा रही है। ठीक है, अब देखिए आगे की चर्चा करते हैं। देखिए ये जो है, यहां से कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। और इस नलिका को कहते क्या है, इस नलिका को कहते हैं अभिवाही धमनी। क्या कहते हैं, अभिवाही धमनी। ठीक है, और ये जो है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। और इसको कहते क्या है, अभिवाही धमनी। और इसको कहते हैं वृक्क शिरा। ठीक है, इस अभिवाही धमनी को हम लोग वृक्कीय धमनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वृक्कीय धमनी। वैसे अभिवाही धमनी का जो रूप है वो वृक्कीय धमनी आगे जाकर और पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, वृक्कीय धमनी। इसको अभी एक बार से, इसको क्या कहते हैं अपन, वृक्कीय धमनी। इसी का जो छोटा रूप है वो क्या होता है, अभिवाही धमनी। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण शरीर से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त तरल है वो वृक्कीय धमनी द्वारा वृक्क में प्रवेश करता है, अंदर शुद्ध होता है और शुद्ध होकर वृक्कीय शिरा द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अंदर प्रवेश कर गया, अंदर ये इतनी सारी गुच्छिकाओं का क्या है, जाल है। ठीक है, तो देखिए कुछ एक और पॉइंट्स लिखते हैं। वृक्कीय धमनी द्वारा वृक्क में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, उसके पश्चात वृक्कीय शिरा द्वारा वृक्क में शुद्ध किया गया रुधिर
पुनः वृक्क से बाहर लाया जाता है। ठीक है, वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा। ओके, अब देखिए इस वृक्क के अंदर जाने के पश्चात उत्सर्जन की मूलभूत इकाई हमारे सामने आती है, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि जो वृक्क होता है, वृक्क अनेक छोटी छोटी उत्सर्जन की इकाइयों से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये है अपने किडनी की सामान्य सी संरचना और इसका ये चित्र और इसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी। इतना ही आपके बोर्ड में सिलेबस में है और इतना ही आपको समझना है और याद करना है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन की इकाई किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को। उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन अध्ययन करते हैं नेफ्रॉन का। देखिए नेफ्रॉन जो है, ऐसा कह सकते हैं कि लाखों नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी बनाती है, ऐसा कह सकते हैं। लाखों नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी बनाती है और इस नेफ्रॉन को उत्सर्जन की क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो वो कौन है? नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ठीक है, एक भाग होता है जिसका नाम लिखा हुआ है बोमेन संपुट। क्या नाम है इसका? बोमेन संपुट। और दूसरा क्या है? वृक्क नलिका। अब चलिए इस चित्र के अंदर देखिए, यहां पर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है कटोरे के जैसी। ठीक है, इस संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। ये जो संरचना है, इसके अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाली जो आकृति है कटोरे जैसी, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाली नलिका नहीं, यहां से लेकर यहां तक इस नलिका को कहते हैं वृक्क नलिका। क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। इस वृक्क नलिका की भी अलग अलग भाग हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है बोमेन संपुट, एक होता है वृक्क नलिका। अब देखिए बोमेन संपुट क्या है। ये बोमेन संपुट नेफ्रॉन के सबसे आगे वाला हिस्सा होता है कटोरे के जैसा, जिसके अंदर जो वृक्कीय धमनी होती है, या अपन कह सकते हैं वृक्कीय धमनी की छोटी शाखा अभिवाही धमनी इसके अंदर जाती है और यहां पर कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है। और कोशिकाओं के इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। कोशिकाओं के इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में कटोरे जैसी एक संरचना होती है, जिसमें अभिवाही धमनियों का एक गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसका एक सिरा वृक्कीय धमनी तथा दूसरा सिरा वृक्कीय सिरा से जुड़ा होता है। देखिए अंदर कौन गई? अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी ने कोशिकाओं का गुच्छा तैयार किया, उस कोशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब ये कोशिकाओं के गुच्छे के दो सिरे होते हैं। एक सिरा किससे जुड़ता है? एक सिरा तो जुड़ता है वृक्कीय धमनी से। इसका एक सिरा किससे जुड़ेगा? वृक्कीय धमनी से। और दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा? वृक्कीय
शिरा से, ठीक है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा ऊपर वृक्कीय धमनी से, एक वृक्कीय शिरा से, ठीक है। देखिए उसके बाद वृक्क नलिका, ठीक है। यह बोमन संपुट के निचले हिस्से से निकलने वाली नलिका है। ये बोमन संपुट गोल गोल वाला, इसके निचला हिस्सा ये रहा, यहां से एक नलिका निकलती है, इसको क्या कहते हैं, वृक्क नलिका कहते हैं, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र संग्रहित करने वाली नलिका संग्राहक नलिका से जुड़ा रहता है। कौन सी नलिका, संग्राहक नलिका। देखिए वृक्क नलिका क्या है, बोमेन संपुट के निचले हिस्से से शुरू होती एक नलिका। पहला इस सिरा तो ये रहा, अब दूसरा सिरा कहां है, तो दूसरा सिरा संग्राहक नलिका यानी मूत्र को एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है। और यह है यहां से लेकर यहां तक ये जो पतली नली आपको दिख रही है, इसी को क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि वृक्क नलिका का आगे वाला सिरा किससे जुड़ता है, तो बोमेन संपुट से, पीछे वाला सिरा किससे जुड़ता है, तो संग्राहक नलिका। ये संग्राहक नलिका क्या होती है, मूत्र को एकत्रित करने वाली नलिका को क्या कहते हैं, संग्राहक नलिका, ठीक है। फिर देखो मध्य में यह नलिका कुंडलित होकर हेलने का लूप बनाती है। देखो बीच में ये कुंडलित होकर एक लूप, एक घेरा बना हुआ है, और इस घेरे को अपन क्या कहते हैं, हेनले का लूप। इस घेरे को क्या कहते हैं, हेनले का लूप, ठीक है। अब देखिए इस वृक्क नलिका के अंदर ये जो है इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका। क्या कहते हैं, समीपस्थ नलिका, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दूरस्थ नलिका। ये सभी वृक्क नलिका के हिस्से हैं, यहां से यहां तक। देखिए समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, हेलने का लूप, ये सब किसके हिस्से हैं, वृक्क नलिका के। अब देखिए ये जो है इसको कहते हैं अवरोही नलिका। इसको क्या कहते हैं, अवरोही नलिका। और इसको कहते हैं आरोही नलिका। इसको क्या कहते हैं, आरोही नलिका। ये तुम्हारे नेफ्रॉन की पूरी संरचना मैंने आपके सामने रख दी कि नेफ्रॉन क्या है, उत्सर्जन की इकाई है, ठीक है। या आप कह सकते हैं उत्सर्जन की सबसे छोटी इकाई कौन है, नेफ्रॉन। संरचना अगर आपको पूछे तो नेफ्रॉन के मुख्य दो भाग होते हैं, बोमेन संपुट, वृक्क नलिका। इनका ये पूरा लिखना है और ये पूरी सी संरचना बनाती है ये नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन की क्रियाविधि देखो, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर, या अपन कह सकते हैं कि एक ही सवाल को दो तरह से कैसे पूछ सकते हैं। या तो आपको कहेंगे नेफ्रॉन की क्रियाविधि लिखो, या आपको कहेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि लिखो। बस नेफ्रॉन क्या करेगा, मूत्र बनाता है। समझ में आ रही चीज। रक्त में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन। इसका मतलब नेफ्रॉन क्या बना रहा है, मूत्र बना रहा है। तो नेफ्रॉन की क्रियाविधि या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि दोनों एक ही होती है, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में इस चित्र के द्वारा इसकी क्रियाविधि को पूरा आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि इस चित्र की सहायता से नेफ्रॉन की क्रियाविधि कहो चाहे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कहो, अभी आपको समझाते हैं। पूरा लिख दिया एक बार से, ताकि क्या है समय खराब ना हो, ठीक है। बाकी अभी जो वीडियो 20 मिनट का बन रहा है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे का बनता है, फिर आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए पूरा मैटर एक बार पूरा लिख दिया, एक बार समझा देता हूँ। ये तो आप अपने भाषा शैली में स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि भाई पूरे नोट्स आपको अवेलेबल कराऊं, ठीक है। तो चलिए देखिए, होता क्या है कि जो वृक्कीय धमनी होती है, एक बार पूरा फोकस इस चित्र पे होना चाहिए, ठीक है, और मेरी आवाज पे। जो वृक्कीय धमनी होती है वो लगातार अशुद्ध रुधिर कहां लेकर आती है, वृक्क के अंदर। अशुद्ध का मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों युक्त, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये, ठीक है।
देखिए ये वृक्कीय धमनी वृक्क के अंदर आती है, आगे आकर अभिवाही धमनी में बदल जाती है, छोटा रूप। ये अभिवाही धमनी इस बोमेन संपुट के अंदर आकर एक गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब यह अशुद्ध रुधिर इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। यहां पर क्या होता है? ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, यूरिक अम्ल, लवण, ठीक है ना, ये जो पदार्थ होते हैं इनका यहां से निस्पंदन होता है। निस्पंदन का मतलब सामान्य भाषा में अपन छानने को कह सकते हैं। समझ में आई ना चीज? तो यहां पर इन पदार्थों का क्या होता है? निस्पंदन। ये यहां एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये खून कहां जाता है? आगे वृक्कीय नलिका में। तो वृक्कीय नलिका में क्या होता है कि ग्लूकोज तो उपयोगी पदार्थ है, वापस काम में आने लायक है। खनिज लवण होते हैं, वो उपयोगी पदार्थ होते हैं। एक होता है लवण, सामान्य सा नमक। लवण और यूरिया ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो जब ये निस्पंदन इस बोमेन संपुट से वापस आगे वृक्कीय नलिका में आता है, तब यहां पर उपयोगी पदार्थों का क्या हो जाता है? पुनः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले तो क्या हुआ? निस्पंदन। अब क्या हुआ? पुनः अवशोषण हो गया उपयोगी पदार्थों का। लेकिन लवण और यूरिया इस वृक्कीय नलिका में ही रुके रहते हैं, जिससे क्या बनता है? मूत्र बनता है। फिर ये मूत्र धीरे धीरे आगे चलकर कहां पहुंचता है? इस संग्राहक नलिका में। ठीक है। फिर संग्राहक नलिका आगे जाके किससे जुड़ती है? मूत्रवाहिनी से। किससे जुड़ती है? मूत्रवाहिनी से। फिर मूत्रवाहिनी आगे मूत्राशय में, और मूत्राशय में ये मूत्र इकट्ठा होता है, और उसके बाद पेशीय संकुचन के कारण मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को त्याग दिया जाता है। ये इसकी क्या है? नेफ्रॉन की क्रियाविधि है। क्या है? नेफ्रॉन की क्रियाविधि। अब देखिए मैंने इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा समझना। वृक्कीय धमनी द्वारा अशुद्ध रुधिर वृक्क में प्रवाहित किया जाता है। वृक्कीय धमनी आगे जाकर अभिवाही धमनियों का एक गुच्छा बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये रहा ग्लोमेरुलस। यहीं पर निस्पंदन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब छानना। देखिए प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml रक्त, मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन किया जाता है। यानी 1 लीटर और 1 लीटर या 200 मिलीलीटर रक्त में से ग्लूकोज, देखिए रक्त में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और यूरिया, इनका क्या होता है? इनको छाना जाता है। अब देखिए इसमें ग्लूकोज काम की चीज है, अमीनो अम्ल काम की चीज है, इसको त्याग नहीं सकते। लेकिन लवण और यूरिया अपशिष्ट में आते हैं। तो देखिए तत्पश्चात ये निस्पंदन वृक्क नलिका में से गुजरता है, आगे जाता है, जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का उपयोगी पदार्थों का पुनः क्या हो जाता है? अवशोषण। भाई काम की चीज है तो बाहर क्यों निकाले? तो पुनः क्या हो जाता है? अवशोषण। तथा यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ वृक्कीय नलिका में ही रहते हैं, यही मूत्र का निर्माण होता है। यहां से मूत्र संग्राहक नलिका में चला जाता है, जहां से इसे मूत्र नलिका में वृक्कीय शिरा द्वारा साफ मूत्र नलिका में भेज देते हैं। ठीक है। फिर वृक्कीय शिरा द्वारा साफ हुए रक्त को पुनः बाहर लाया जाता है। तो देखिए वृक्कीय धमनी अशुद्ध को लेकर जाती है, फिर अशुद्धियां कहां ले जाती है? यूरिया और लवण यहां। फिर जो रक्त शुद्ध होता है उसको किसके द्वारा? ये जो दूसरी नलिका ना वृक्कीय शिरा, इसके द्वारा वृक्क से, किडनी से बाहर लाया जाता है। यह है नेफ्रॉन की क्रियाविधि। इसी को मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कहते हैं। तो यदि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए नेफ्रॉन की क्रियाविधि, तो भी चित्र सहित पूरा लिखना है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि तो भी चित्र सहित पूरा लिखना है। ठीक है। अब देखिए मूत्र बन चुका है, अब इसका उत्सर्जन कैसे होता है इसका भी एक छोटा सा पार्ट है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए नेफ्रॉन की क्रियाविधि या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पूरी हो चुकी है। अब अपन पढ़ते हैं मूत्र का उत्सर्जन। देखिए मूत्र का उत्सर्जन का, मूत्र बना कहां था? वृक्क के अंदर। ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वृक्क से मूत्र नली मूत्राशय में
आकर खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, कितने वृक्क होते हैं? 2, प्रत्येक से एक मूत्र नली आएगी और कहाँ खुलेगी? मूत्राशय के अंदर। ठीक है, जहां से मूत्र को मूत्राशय में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? मूत्राशय में। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है कि पर्याप्त मूत्र एकत्रित होने के पश्चात, पर्याप्त मूत्र एकत्रित होने के पश्चात मूत्राशय की दीवारों पर दाब बढ़ता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा एक स्वैच्छिक निर्देश मूत्राशय को मिलता है, जो मूत्राशय की पेशियों का संकुचन करता है तथा मूत्र का उत्सर्जन होता है। यह है मूत्र का उत्सर्जन। ठीक है, एक लाइन और है इसके अंदर। मूत्रण की प्रक्रिया को संपन्न करने वाली तंत्रिका मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया अपने उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट। इसके पश्चात एक छोटी सी बात और है कि इस उत्सर्जन तंत्र के अलावा और कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर से अन्य पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। 2 मिनट की वो चीज है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको एंड की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के अलावा और कौन से अंग हैं जिनकी सहायता से कुछ अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? उत्सर्जन। देखिए, सबसे पहले कौन है? फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए यकृत। यकृत क्या करता है? बिलिरुबिन, बिलिविरिडीन, स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, ये कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनकी अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसका नाम आपने सुना होगा, बिलिरुबिन वर्णक। ठीक है, जिससे पीलापन आता है। ठीक है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का बिलिरुबिन की वजह से होता है, और यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो पीला हो जाता है। ठीक है ना, तो यह है। उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होता है? लैंगिक हार्मोन होता है, यानी हमारे जो जनन अंग होते हैं उनके विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन। इनका उत्सर्जन किसके साथ? मल के साथ करने में मदद करता है। कौन? यकृत। उसके बाद तीसरा अंग, उत्सर्जी अंग, त्वचा। देखिए, नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल आदि का उत्सर्जन तो किसके साथ करेगा? पसीने के साथ। किसका किसका? नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल। उसके बाद आपको पता, अपन कहते हैं कि अपनी स्किन ऑयली होती है। ऑयली होती नहीं है, सबकी होती है।
लेकिन किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में कभी भी हल्का फुल्का जब पसीना आता है तब यहां पर हाथ घुमाने से कुछ चिकना चिकना लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। इस सीबम के साथ स्टेरॉल, स्टेरॉल का मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है। जो रिफाइंड ऑयल के विज्ञापन आते हैं टीवी में, फॉर्च्यून वगैरह, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, तो इस कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं? स्टेरॉल। और हाइड्रोकार्बन, इनका उत्सर्जन त्वचा किसके साथ करती है? सीबम के साथ करती है। सीबम एक प्रकार का तेलीय द्रव होता है जो हमारी स्किन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अब यह है कि किसी के वो ज्यादा होता है, किसी के कम होता है, तो जिसके ये सीबम ज्यादा निकलता है उसके लिए अपन कहते हैं कि भाई ये स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, ठीक है। तो इसी के साथ एक और सिस्टम कंप्लीट होता है, उत्सर्जन तंत्र आपका यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। और सबसे प्रमुख बात मैंने कल भी कहा था कि जो बिना सब्सक्राइब वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वीडियो देख जरूर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या पता आपके एक सब्सक्राइब से किसी का भला हो जाए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।